नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील सर, आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स मसाला में आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग जो है कि इकोनॉमिक्स के कुछ पॉइंट को देखेंगे और ये जो है कि एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से सारा पॉइंट्स इम्पोर्टेंट है और ये 3-4 पॉइंट में जो है कि हम लोग 10 से 15 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करेंगे और इस 15 से 20 क्वेश्चन जो कंप्लीट करेंगे, इससे आप जान जाइए कि चाहे आप बीपीएससी पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं किसी भी स्टेट का, या फिर किसी भी स्टेट का एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, या फिर सेंट्रल का एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, या यूपी दरोगा हो या बिहार दरोगा हो, इन सब 20-25 क्वेश्चन जो बनेंगे ना इन सभी टॉपिक से, वो आपको 2-3 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। और एक सूचना ये है कि जो लोग चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए और अगर पसंद आए तो लाइक भी कीजिए और कोई सुझाव हो तो कमेंट कीजिए। तो देखिए, इकोनॉमिक्स के कुछ टॉपिक को पॉइंट को हम लोग कवर करते हैं। देखिए, भारत सरकार की निधियां, निधि का मतलब होता है फंड। क्या होता है? फंड। मतलब कि भारत सरकार के पास जो भी पैसा आता है, जो भी पैसा आता है या पैसा जाता है, तो वो किस अकाउंट में रखा जाता है। जैसे कि देखिए, अभी हम लोगों के पास रहता है ना, जैसे कि सेविंग अकाउंट एक रखते हैं जिसमें पैसा महीना में जितना बचा उसको सेविंग अकाउंट में डाल दिए। एक रहता है डेली खर्च के लिए अकाउंट, जो कि उसमें से हम लोग निकाल निकाल के खर्च करते हैं। और एक हम लोग रखते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट करके, जिसको कि इमरजेंसी कंडीशन में हम लोग इसको क्या करते हैं, ब्रेक करके यूज करते हैं। ठीक है, ठीक भारत सरकार भी इसी तरह से अपना निधि बनाए हुए है और वो निधि जो है कि समय समय पर यूज किया जाता है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी निधि है। सबसे पहला निधि है भारत सरकार की संचित निधि। कौन सी निधि है? संचित निधि। इस निधि को क्या कहते हैं? संचित निधि। और इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं कॉन्सोलिडेटेड फंड। ठीक है, ये फंड का क्या गुण है, ये फंड का क्वालिटी क्या है? इस फंड का क्वालिटी है कि इस फंड से पैसा निकालना, भारत सरकार के लिए पैसा निकालना आसान नहीं है। अब आसान नहीं है संचित निधि से पैसा निकालना, ऐसा क्यों? तो इसलिए कि संचित निधि से पैसा निकालने के लिए संसद से स्वीकृति लेनी पड़ती है। क्या लेनी पड़ती है? स्वीकृति लेनी पड़ती है। और संसद से स्वीकृति कब मिलेगी? जब संसद का सत्र चल रहा होता है, संसद सत्र जब चालू हो। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि संसद सत्र जब चालू होगा तभी संसद से स्वीकृति लेके संचित निधि से हम लोग भारत सरकार क्या होगा, पैसा निकाल सकता है। अब इसमें पैसा डाला कैसे जाता है? तो जैसे मान लेते हैं कि अभी आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ 2021-22। ठीक है, तो जैसे ही 2021-22 खत्म हुआ और भारत सरकार के पास अगर मान लीजिए कि 5 लाख करोड़ रुपया बचा हुआ है, तो ये क्या होगा, 5 लाख करोड़ रुपया को क्या कहां पर रख दिया जाएगा? ये सारा पैसा चला जाएगा संचित निधि में। ठीक है ना, संचित निधि में ये सारा पैसा डाल दिया जाएगा। क्योंकि जो नया फाइनेंशियल ईयर आपका आ रहा है, जो है कि 22-23, तो 22-23 जो फाइनेंशियल ईयर जो है उसका लिए तो पैसे के प्रावधान बजट में किया गया है कि पैसा कहां से आएगा और कहां जाएगा। ठीक है, ठीक है,
तो ये जो पैसा कहाँ से आएगा और कहाँ जाएगा ये तो प्रावधान किया हुआ है बजट के 22-23 में, लेकिन जो 21-22 में जो सरकार के पास पैसा बच गई थी वो पैसा कहाँ चला जाएगा? संचित निधि में। और ये संचित निधि से कब पैसा निकलेगा? संसद की स्वीकृति के बाद। और संसद का हम लोग जानते हैं पार्ट क्या क्या होता है? लोकसभा, राज्यसभा और कौन सा होता है? और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के बिना संसद क्या है? अधूरा है। लोकसभा से भी पास होना चाहिए, राज्यसभा से भी, और राष्ट्रपति की भी स्वीकृति मिलनी चाहिए, तभी संचित निधि से आपका पैसा, भारत सरकार पैसा निकाल सकती है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर। अब आइए देखिए, संचित निधि का पैसा तो ऐसे निकाल सकती है, लेकिन कुछ मामलों में संचित निधि का पैसा जो है कि ऑटोमेटिक निकलेगा। कुछ मामलों में ऑटोमेटिक निकलेगा, मतलब कि वो उस चीज के लिए संविधान में ही व्याख्या कर दिया गया है कि इन सब मामलों में जो है कि संचित निधि का पैसा निकलेगा। जैसे कौन से मामले? तो राष्ट्रपति को वेतन देना हो, या पेंशन देना हो, या अन्य कोई भत्ता देना हो, तो वो सब कहाँ से दिया जाएगा? संचित निधि से। उपराष्ट्रपति के लिए भी यही प्रावधान है, उनको भी पैसा संचित निधि से ही दिया जाता है। प्रधानमंत्री को भी पैसा संचित निधि से ही दिया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पैसा, न्यायाधीश मतलब मुख्य न्यायाधीश को पैसा संचित निधि से ही दिया जाता है। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को संचित निधि से ही वेतन मिलता है। महालेखाकार को पैसा संचित निधि से ही उनको प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये क्यों इन लोगों को पैसा संचित निधि से दिया जाता है? इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण ये है दोस्तों कि संचित निधि का पैसा कभी समाप्त होता नहीं है। ये पैसा कभी आपको खत्म होता नहीं है। संचित निधि में हमेशा पैसा बना रहता है। पहली बात तो इन लोगों को जो है कि उच्च जो पोस्ट पर हैं उन लोगों को पैसा टाइम पर दिया जाता है संचित निधि के द्वारा। अब रहा बात कि दूसरा कौन सी निधि है? तो दूसरा निधि होता है लोक लेखा निधि। इसी को हम लोग कहते हैं पब्लिक अकाउंट फंड। अब देखिए, लोक लेखा निधि जो होता है ये निधि बेसिकली होता है खर्च करने के लिए, खर्च के लिए। मतलब कि क्लियर है कि बजट जब पेश किया जाता है, बजट जब पेश किया जाता है तो बजट में प्रावधान होता है राजस्व व्यय का। जैसे कि एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, और राजस्व व्यय में प्रावधान होता है कि हम सब्सिडी में कितना पैसा खर्च करेंगे, वेतन पेंशन में कितना खर्च करेंगे, स्वास्थ्य में कितना पैसा खर्च करेंगे, ये सारा प्रावधान होता है आपको बजट में, राजस्व व्यय में। ठीक है, तो ये सारा खर्च जो है, ये सारा खर्च का पैसा कहाँ से आता है? तो ये सारा पैसा आता है लोक लेखा समिति में। मतलब कि बोला जाए तो लोक लेखा समिति में जो पैसे का प्रबंध किया जाता है,
ठीक है ना, उसको भी तो संसद से इनडायरेक्ट रूप में स्वीकृति लेनी पड़ती है। जैसे कि संसद से बजट पास करवाना पड़ता है, बजट पास करवाना पड़ता है, और जिसकी सरकार होती है वो अपना बजट जो है कि पेश करता है, और जिसकी सरकार होती है वो बहुमत में होता है, और बहुमत में होने के कारण बजट क्या हो जाता है, स्वीकृत हो जाता है। और बजट स्वीकृत हो गया तो आपको लोक लेखा निधि से खर्च करने को स्वीकृति आपको मिल गई, मतलब सरकार को मिल गई स्वीकृति। क्लियर? ठीक है, तो जब सरकार को स्वीकृति मिल जाती है बजट में ही कि लोक लेखा निधि से आप खर्च कर सकते हैं, जितना खर्च करना है कर सकते हैं, तो कहने का मतलब है कि कभी कभी क्या होता है कि बजट जो पास नहीं होता है ना, बजट अगर कोई सरकार लेके आई और बजट पास नहीं हुआ तो क्या माना जाता है कि सरकार जो है कि क्या हो गया, अल्पमत में हो गया, सरकार क्या हो गया, अल्पमत में हो गया, मतलब कि वो सरकार उसी दिन समाप्त हो जाएगी अगर बजट नहीं पास करवा पाई तो। ठीक है, क्लियर? तो दूसरा निधि आपको मालूम है कि लोक लेखा निधि है, और इसको जो है कि स्वीकृति बार बार, जैसे कि मान लेते हैं कि आज हमको लोक लेखा निधि से 10 लाख करोड़ रुपया निकालना है, मान के चलिए खर्च करना है, तो हम आज नहीं स्वीकृति लेने जाएंगे संसद से, क्योंकि हम तो इसकी स्वीकृति बजट में ही ले चुके हैं, तो बार बार हमको नहीं लेना है। हम मतलब कि सीधा सा एक दूसरे रूप में कहा जाए तो कि लोक लेखा निधि से पैसा खर्च करने के लिए संसद की स्वीकृति अनिवार्य नहीं है, नहीं है। क्लियर? मतलब कि संचित निधि के लिए है लेकिन लोक लेखा निधि के लिए संसद से स्वीकृति अनिवार्य नहीं है। ठीक है, अब आ जाइए दूसरा क्या गुण है, तो दूसरा गुण है कि भारत सरकार जितने भी खर्च करते हैं, जितने भी पैसे खर्च करते हैं या प्राप्त करते हैं, जो भी पैसे खर्च करते हैं मतलब प्राप्त किए या व्यय किए, भारत सरकार ने जो भी प्राप्त किया या व्यय किया वह सबसे पहले कहाँ आता है, पब्लिक अकाउंट में। पहले कहाँ आता है, पब्लिक अकाउंट में। अब पब्लिक अकाउंट में कब तक ये पैसा रहता है, जब तक कि वह बजट सत्र चलते रहता है, वह बजट फाइनेंशियल ईयर चालू रहता है, तब तक ये पैसा कहाँ रहता है, पब्लिक अकाउंट में। और जैसे ही ये फाइनेंशियल ईयर समाप्त हो जाता है, समाप्त हो गया, तो ये जो पैसा बचा पब्लिक अकाउंट का, जो पैसा बचा वह पैसा कहाँ चला जाता है, वह चला जाता है संचित निधि में। ठीक है, तो संचित निधि में चला जाता है। अब संचित निधि से फिर से हमको लेना होगा पब्लिक अकाउंट में, तो किससे स्वीकृति लेनी पड़ेगी, सीधी सी बात है संसद की। और संसद किन किन से बना है, लोकसभा से, राज्यसभा से और राष्ट्रपति से। ठीक है, क्लियर? अब इसी तरह से एक तीसरा भी फंड होता है, एक तीसरा फंड भी है, वह है तीसरा फंड आपको, जिसको हम लोग कहते हैं कौन सा निधि, उसको कहते हैं हम लोग आकस्मिक निधि। कौन सा निधि, आकस्मिक निधि। ये आकस्मिक निधि में भी फंड का जो है कि व्यवस्था बजट सत्र में ही कर दिया जाता है, बजट में सत्र में ही किया जाता है। मतलब कि आकस्मिक निधि में भी कितना पैसा, मान लेते हैं कि बजट में बोल दिया कि हम भाई आकस्मिक निधि में 10 लाख करोड़ रखेंगे। ठीक है, तो ये बजट में ही रख दिया जाता है कि आकस्मिक निधि में 10 लाख करोड़। ठीक है, पब्लिक अकाउंट में रख दिया 20 लाख करोड़।
ठीक है, व्यवस्था कर दिया गया। अब क्या होता है कि किसी कारणवश जो है कि पब्लिक अकाउंट आपका खाली हो जाता है, किसी कारणवश पब्लिक अकाउंट अगर आपका खाली हो जाता है तो आपको जो है कि आकस्मिक निधि का पैसा पब्लिक अकाउंट में डाला जाता है और जो है कि लोक कल्याण या वेतन पेंशन जो भी देना रहता है सरकार को, सरकार क्या करती है, वेतन पेंशन लोक कल्याण का काम करती है आकस्मिक निधि से पैसा निकाल के। इस निधि से पैसा निकालने के लिए भी संसद की जो स्वीकृति की जरूरत नहीं होती है। क्लियर? तो आकस्मिक निधि से भी संसद की स्वीकृति की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि इसमें पैसा बजट सत्र में ही डाल दिया जाता है। लेकिन दोस्तों अगर 10 लाख करोड़ रुपया निकाल के हम पब्लिक अकाउंट में डाल दिए तो आकस्मिक निधि क्या हो गया, नील हो गया। तो अब इसको नील भी नहीं छोड़ना है। जब संसद सत्र जब शुरू होगा तो जो है कि संसद से संचित निधि से पैसा निकालकर हमको आकस्मिक निधि में फिर से 10 लाख करोड़ डालना है। तो ये संचित निधि से पैसा निकाल के आकस्मिक निधि में डालने के लिए हमको फिर क्या करना पड़ेगा, अप्रूवल लेना पड़ेगा, संसद से स्वीकृति लेनी पड़ेगी। बात क्लियर? कोई दिक्कत? तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कौन सा टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक है, देखिए अभी तक जो बच्चे चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, कम से कम चैनल तो सब्सक्राइब कीजिए, तब आपको अच्छा और बुरा दोनों वीडियो आपको प्राप्त होगा। अगर अच्छा लगेगा तो उसको देखिएगा, अगर नहीं अच्छा लगेगा, नहीं काम कर रहेगा तो मत देखिएगा, लेकिन चैनल तो सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। आप सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो मैं वीडियो बनाऊंगा कैसे आपके लिए। तो चलिए देखते हैं हम लोग बजट के प्रकार। देखिए बजट के प्रकार का मतलब होता है कि बजट कितने प्रकार के होते हैं, भारत का बजट कैसा होता है, ठीक है ना, ये सब हम देखेंगे। तो देखिए बजट के प्रकार तो एक जानते, देखिए बजट जैसे हम लोग घर का बजट बनाते हैं, एक जिसमें कि हमें सेविंग होता है कोई किसी मंथ, ठीक है ना, बचत किसी मंथ जो है कि हमें लोन लेना भी पड़ जाता है, ऋण, ठीक है। किसी वर्ष जो होता है कि नील रहता है, मतलब कि संतुलित रहता है। तो इसी तरह से भारत सरकार बजट जो बनाती है ना वो 3 रूप में बनाती है। बजट का प्रकार 3 होता है, संतुलित बजट, ठीक है, संतुलित बजट। उसके बाद होता है आपको अधिकय बजट, और तीसरा होता है घाटे का बजट। तीसरा क्या होता है, घाटे का बजट। तो देखिए तीनों बजट में क्या है गुण, और तीनों बजट क्यों जरूरी है किसी देश के लिए। ऐसा नहीं है कि घाटे का बजट लाना मतलब कि गुनाह है। कोई अगर कंट्री घाटे का बजट लाती है तो ऐसा नहीं है कि वो बहुत बड़ा गुनाह करती है या वो बहुत गत में है कंट्री, जिसके कारण वो हर बार घाटे का बजट लाती है। नहीं, घाटे का बजट भी जरूरी है, अधिकय बजट भी आपका होना चाहिए, बजट संतुलित भी होना चाहिए। तीनों अपने अपने परिस्थिति में तीनों बजट जो है जरूरी है। अब किस परिस्थिति में कौन सा बजट सरकार को लाना चाहिए, ये जो है कि परिस्थिति तय करती है। देखिए संतुलित बजट में जो होता है, हम जैसे जानते हैं कि बजट में होता क्या है, बजट में 2 चीज होती है, एक होती है प्राप्तियां और दूसरा होता है व्यय, ठीक है। अगर संतुलित बजट वैसा बजट कहलाएगा जब प्राप्तियां होगा जितना उतना ही व्यय होगा, ठीक है ना, मतलब कि जितना रिसिप्ट करेंगे हम लोग
उतना ही अगर एक्सपेंडिचर है, ठीक है, तो वो बजट कैसा कहलाएगा? संतुलित बजट, मतलब कि बैलेंस बजट। ठीक है, क्लियर। इसी तरह से अधिकय बजट, अधिकय बजट को हम लोग कहते हैं सरप्लस बजट। ठीक है, तो सरप्लस कब होगा? जब हम प्राप्त ज्यादा करेंगे और व्यय कम करेंगे, मतलब कि प्राप्तियां जो है वो व्यय से क्या हो? ज्यादा हो। व्यय से माने रिसिप्ट जो है वो क्या हो? एक्सपेंडिचर से ज्यादा हो, तो हमें अधिकय बजट होगा, मतलब सरप्लस बजट होगा। और घाटे का बजट कब होगा? जब प्राप्तियां कम हो और व्यय क्या हो? ज्यादा हो, मतलब कि हम प्राप्त कम करेंगे और खर्च क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है, तो ये बजट कैसा कहलाएगा? घाटे का बजट कहलाएगा। तो अब देखिए, संतुलित बजट में तो कुछ होता नहीं है, बजट संतुलित है। अब अधिकय बजट जब रहेगा तो कोई मतलब नहीं बनता है। सरप्लस है तो कोई, अगर आपके पास पैसा आ रहा है तो कोई नहीं पूछने जा रहा है कि क्या है, लेकिन आपको पैसा के जरूरत पड़ रही है या कम हो जा रहा है, प्राप्तियां कम हो रही है, हर साल कम हो रहा है, तो लोग कहते हैं कि अब घाटा हो रहा है आपको। तो घाटे कितने प्रकार के होंगे, किस तरह का आपका घाटा हो रहा है? तो अब हम लोग देखेंगे घाटे का प्रकार। अभी बजट का प्रकार देखे, अब देखेंगे घाटे का प्रकार। ठीक है, तो देखिए घाटे का प्रकार जब होगा तो घाटा देखिए क्या होता है। तो हम जानते हैं कि प्राप्तियां और व्यय का जब रिलेशन बनता है तो ही घाटा होता है। मतलब अगर प्राप्तियां कम हो और व्यय ज्यादा हो तभी घाटा होता है। तो प्राप्तियां अब कितने तरह की होती हैं? तो प्राप्तियां भी कई तरह के होते हैं, जैसे राजस्व प्राप्ति, और दूसरा होता है पूंजीगत प्राप्ति। इसी तरह से व्यय जो होता है ना, वो भी दो तरह का होता है, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। ठीक है, तो यहाँ देखिए कह रहा है घाटे का प्रकार। तो घाटे का भी कई प्रकार होता है, जैसे देखिए एक होता है राजस्व घाटा, राजस्व घाटा, और इसको हम लोग कहते हैं रेवेन्यू डिफिसिट, रेवेन्यू डिफिसिट, राजस्व घाटा। तो जैसे देखिए राजस्व घाटा मतलब कि राजस्व घाटा, तो कब होगा राजस्व घाटा? जब राजस्व प्राप्ति राजस्व व्यय से राजस्व प्राप्ति राजस्व व्यय से क्या हो? प्राप्ति क्या हो? कम हो। प्राप्ति क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तब मतलब कि लिख सकते हैं राजस्व घाटा बराबर राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्ति। ये हो गया क्या? ये हो गया राजस्व घाटा। इसी तरह से दूसरा होता है आपका बजट घाटा। तो बजट घाटा में क्या होता है? कुल प्राप्ति, कुल प्राप्ति में क्या क्या? कुल प्राप्ति में आपका आ जाएगा राजस्व प्राप्ति भी और पूंजीगत प्राप्ति भी। तो कुल प्राप्ति अगर कुल व्यय से क्या हो? कम हो तो क्या कहेंगे? बजट घाटा। मतलब कि लिख सकते हैं बजट घाटा बराबर कुल व्यय माइनस राजस्व कुल व्यय माइनस क्या हो जाएगा? कुल प्राप्ति।
प्राप्ति। ठीक है, तो दो घाटा हम लोग यहाँ देखे, एक हो गया राजस्व घाटा, दूसरा हो गया बजट घाटा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और घाटे का प्रकार देखते हैं। चलिए, दो घाटा हम लोग देख लिए, एक हो गया राजस्व घाटा देख लिए और दूसरा कौन सा देखे, बजट घाटा। और तीसरा हम लोग पढ़ेंगे वो होता है वित्तीय घाटा। वित्तीय घाटा, वित्तीय घाटा जो होता है दोस्तों, उसमें राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां, क्या चीज है, ऋण को छोड़ के, ऋण को छोड़कर, कर्ज जो लेता है ना भारत सरकार, उस कर्ज को छोड़कर, ठीक है ना, में अगर कुल व्यय को घटा देते हैं, कुल व्यय को घटा देते हैं तो हमको वित्तीय घाटा प्राप्त होता है। मान लीजिए, सपोज कीजिए यहाँ पर कि भारत सरकार को राजस्व प्राप्ति 10 लाख करोड़ हुआ और पूंजीगत प्राप्ति जो हुआ, मान लेते हैं कि पूंजीगत टोटल प्राप्ति मान लेते हैं कि 20 लाख करोड़ हुआ। ठीक है, लेकिन 5 लाख करोड़ जो है कि भारत सरकार जो है कि कहां से, विश्व बैंक से, वर्ल्ड बैंक से लोन लेके आया, तो ये लोन को घटा देंगे, मतलब कि ऋण को छोड़ के, तो लोन घटा दिए, इसमें 5 लाख करोड़, तो कुल पूंजीगत प्राप्ति कितना बचा, 20 में से 5 गया, 15 लाख ही बचा। तो 15 लाख करोड़ रुपया हो गया पूंजीगत और राजस्व प्राप्ति हो गया 10 लाख। अब इसमें से कुल व्यय, कुल व्यय को हम लोग घटा देते हैं। मान लेते हैं कि कुल व्यय किया भारत सरकार 30 लाख करोड़, तो कितना का वित्तीय घाटा हुआ, तो देखिए, तो 20 और 15 25 लाख का प्राप्ति हुआ और 30 लाख का क्या हुआ, व्यय हुआ, तो राजस्व घाटा कितना हुआ, 5 लाख करोड़। आया बात समझ में? ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं वित्तीय घाटा को क्या कहते हैं, फिजिकल डिफिसिट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट किस तरह का घाटा होता है। देखिए, ये एक लास्ट और मुख्य घाटा है और इसको हम लोग कहते हैं प्राथमिक घाटा। क्या कहते हैं, प्राथमिक घाटा। इसी को हम लोग कहते हैं प्राइमरी डिफिसिट। ठीक है, तो देखिए, प्राथमिक घाटा जो होता है, वह प्राथमिक घाटा जो होता है दोस्तों, वह वित्तीय घाटा में, वित्तीय घाटा में कुल व्यय घटाते थे। वित्तीय घाटा निकालने के लिए हम लोग कुल व्यय घटाते थे, लेकिन जब प्राथमिक घाटा निकालना रहेगा तो वित्तीय घाटा में चुकाए गए ऋण को माइनस कर देते हैं। अब मान लीजिए, यहाँ उदाहरण देखिएगा कि कोई देश जो है राजस्व प्राप्ति, देखिए ऐसे समझिएगा, राजस्व प्राप्ति 10 लाख करोड़ किया। ठीक है, पूंजीगत प्राप्ति 20 लाख करोड़ किया, विदेशी लोन प्राप्त किया कितना, मान लीजिए 5 लाख करोड़, और विदेशी कर्ज चुकाया 8 लाख करोड़ और कुल खर्च किया 30 लाख करोड़। ठीक है, तो अब यहाँ पर पूछेगा कि वित्तीय घाटा कितना हुआ,
तो वित्तीय घाटा अगर पूछ दिया यहाँ दोस्तों, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर निकालेंगे वित्तीय घाटा, मतलब कि फिजिकल डिफिशिएट बराबर हो जाएगा राजस्व प्राप्ति 10 लाख करोड़, पूंजीगत प्राप्ति 20 लाख करोड़, और विदेशी लोन घटाएंगे तो 5 लाख करोड़, और कुल खर्चा कितना किया है 30 लाख करोड़। तो ये आपका हो जाएगा 20 10 30 30, मतलब कि -5 लाख करोड़, मतलब कि 5 लाख का क्या हो गया, वित्तीय घाटा हो गया। लेकिन अगर आपको पूछा जाता प्राइमरी डिफिशिएट, प्राथमिक घाटा, तो हम लोग लिख सकते थे वित्तीय घाटा माइनस चुकाए गए ऋण। तो वित्तीय घाटा कितना हुआ है, वित्तीय घाटा हुआ है 5 लाख करोड़, ठीक है ना। और ऋण कितना चुकाया है, ऋण चुकाया है 8 लाख, तो 8 लाख करोड़, तो कितना हो गया, प्राइमरी घाटा कितना हुआ 3 लाख, मतलब कि 3 लाख करोड़ का प्राइमरी घाटा हुआ, ठीक है। अब लेकिन अगर डिटेल फॉर्मूला से निकालना रहे, अगर हमको यहाँ तो ये शॉर्टकट में निकाल दिए, जब प्राथमिक घाटा मालूम है तब वित्तीय घाटा मालूम है तब ना पीडी निकाल दिए। लेकिन अगर हमको ये दिया रहेगा डेटा, तो पीडी कैसे निकालेंगे, तो देखिए पीडी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एफडी नहीं निकालते, एफडी की कोई जरूरत नहीं होती है, हम लोग डायरेक्ट निकालेंगे पीडी। देखिए लिख सकते हैं प्राइमरी डिफिशिएट बराबर राजस्व प्राप्ति 10 लाख, पूंजीगत प्राप्ति 20 लाख, विदेशी लोन क्या करेंगे, घटाएंगे 5 लाख, विदेशी कर्ज जो चुकाए हैं उसको जोड़ेंगे 8 लाख, उसके बाद कुल खर्च जितना किए हैं उसको लिखेंगे 30 लाख। अब सबको जोड़िए, देखिए पीडी आपका निकल जाएगा 20 10 30 30 लाख खत्म हो गया। अब 5 लाख माइनस 8 लाख माने 3 लाख, मतलब कि प्राइमरी घाटा कितना लगा, प्राथमिक घाटा कितना हुआ, कितना हुआ 3 लाख करोड़, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। जो लोग चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब कर ले। इसी तरह से इकोनॉमिक्स के मजेदार क्वेश्चन जो कि उदाहरण और एकदम इजी वे में आपको बतलाया जाएगा, समझाया जाएगा। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।